गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आज हम कंपनी लॉ का जो टॉपिक ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी ले रहे हैं। तो आज हम कंपनी लॉ के बुक के अंदर जो पेपर आपकी बुक है उसके अंदर जो पेपर चलता है कंपनी लॉ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए या इससे अधिक हो तथा जो उस अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। ये एक व्यक्ति वाली कंपनी के अलावा है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी में कर्मचारी थे या तथा कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य भी थे किंतु नौकरी छोड़ने के पश्चात भी सदस्य बने हुए। तीसरा है प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करने की निषेध करती है। तो ये सारे पॉइंट ये कहते हैं कि कंपनी निजी कंपनी से ऐसी कंपनी से जिसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपया इससे अधिक हो, जो अपने अंतर नियमों द्वारा आती हैं। तो यदि कंपनी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में एक या एक से अधिक अंश लेता है तो इस परिभाषा के लिए एक सदस्य ही माना जाएगा। इसको देखते हैं कि वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त एक निजी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लगाना अनिवार्य होता है। इसका स्वरूप सार्वजनिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का माना जाता है। वैधानिक परिभाषा सरल रूप से इसे प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि एक निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रहती है, जो अपने अंशों अथवा ऋणपत्रों की क्रय के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती तथा जो सदस्य एवं संचालकों के अतिरिक्त किसी अन्य से निषेध प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये कंपनी था कि जिसकी संख्या 200 तक सीमित रहती है, सदस्यों की संख्या, पूंजी उसकी जो होती है 1 लाख रुपए या इससे अधिक हो सकती है, 200 तक सीमित होती है, सदस्यों की संख्या, प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। तो ये निजी कंपनी का स्वरूप हो गया। अब हम निजी कंपनी की विशेषताओं को लेते हैं कि निजी कंपनी की विशेषता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूनतम प्रदत्त पूंजी। एक निजी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख या सरकार द्वारा इसकी अधिक निर्धारित की गई राशि होती है। 1 लाख या इससे अधिक निर्धारित की गई राशि होती है इसकी प्रदत्त पूंजी। दूसरा है अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। एक निजी कंपनी का मुख्य विशेषता है कि यह अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण किया ही नहीं जा सकता। वास्तव में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध का आशय यह है कि सार्वजनिक कंपनी के अंशों की तरह निजी कंपनी के अंशों के स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अपितु निजी कंपनी के अंतर नियमों में अंशों के हस्तांतरण के संबंध में की गई व्यवस्था और प्रतिबंधों के अधीन ही अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। साधारणतः एक निजी कंपनी के अंतर नियमों में इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था हो सकती है। यदि एक निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों के हस्तांतरण करना चाहते हैं तो वो सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को करना होगा। यदि विद्यमान अंशधारियों में उन अंशों को नहीं खरीदेंगे तो वो किसी अन्य को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इसी का सब पॉइंट है अंशों के हस्तांतरण करके अथवा विक्रय की विधिक अंशों के अधिकतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने का संचालन करें। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कंपनी के इसी का सब पॉइंट जो हम ले रहे हैं, यदि कंपनी कर्मचारी के सदस्य हो तो इस प्रकार शर्त का लगाना कि उन्हें उनकी नौकरी से अलग होने पर उनके अंशों का हस्तांतरण को निश्चित व्यक्तियों को ही किया जा सकेगा। तो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि हस्तांतरण की स्वतंत्रता दे दी जाए तो कंपनी में सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है, जिससे वैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
तो यहाँ हमने समझा कि अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध तो है, लेकिन वो सार्वजनिक कंपनी की तरह अंशों का इजी गोइंग के रूप में हस्तांतरण नहीं कर सकती। उसे कुछ सीमा नियम जो पार्सल सीमा नियम निजी कंपनी ने लगा रखे हैं, उस नियमों के अकॉर्डिंग ही उसे अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एक मतलब प्राइवेट कंपनी की जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही काम होता है। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट ले रहे हैं सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध में हम ले रहे हैं कि निजी कंपनी की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक ना हो, किंतु इसके सदस्यों की संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो इस समय कंपनी के कर्मचारी हैं एवं सदस्य भी हैं। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी रह चुके हैं तथा वह कंपनी के कर्मचारी थे तथा उसके सदस्य भी थे, अब नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, तो ये लोग सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं सदस्यों में। तो इसके अतिरिक्त यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर किसी कंपनी के अंश खरीदे हैं तो सदस्यों की गणना करते समय ऐसे संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य माना जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा प्रतिबंध ऋणपत्रों की संख्या पर लागू नहीं होता है, अर्थात एक निजी कंपनी अपने ऋणपत्रों को चाहे जितने व्यक्ति को दे सकती है, किंतु इसके विक्रय के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं जनता को निमंत्रण देने पर निषेध। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि निजी कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा कंपनी के अंशों तथा ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध है, अर्थात एक निजी कंपनी पूंजी प्राप्त करने हेतु अपने अंशों एवं ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती है। इस प्रकार निजी कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए निजी साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतः कंपनी के संचालक किसी व्यक्ति विशेष मित्रों संबंधियों को अंश ऋणपत्र खरीदने के लिए निमंत्रण दे सकती हैं, किंतु सामान्य जनता को विज्ञापन और प्रज्ञापन के द्वारा निमंत्रण नहीं दे सकती। तो एक निजी कंपनी की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि वो अपने अंशों को जनता के द्वारा अंश आमंत्रित नहीं करा सकती। वो जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है अंश खरीदने के लिए। वो अपने रिलेटिवों को, अपने मित्रों को इन अंशों को खरीदने के लिए दे सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इसका पार्षद अंतर नियमों में उल्लेख होना। तो तीनों विशेषताओं का उल्लेख के बाद हम ये कहते हैं कि निजी कंपनी अंतर नियमों का होना आवश्यक है। यदि किसी कंपनी के अंतर नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु व्यवहार में एक कंपनी की उक्त विशेषता का पालन करती है, तो उसे निजी कंपनी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियमों में इन चारों व्यवस्थाओं का उल्लेख है तो किंतु व्यवहार में पालन नहीं करती है, तो भी उसने ना तो किसी इन तीनों विशेषताओं का उल्लेख एक निजी कंपनी के अंतर नियमों में होना आवश्यक है। यदि किसी कंपनी के अंतर नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु व्यवहार में एक कंपनी की उक्त विशेषताओं का पालन करती है, तो उस निजी कंपनी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत यदि कंपनी अपने अंतर नियमों में इन चारों व्यवस्था का उल्लेख तो करती है, किंतु व्यवहार में पालन नहीं करती है, तो उसे ना तो निजी कंपनी माना जाएगा, ना ही निजी कंपनी की विशेषाधिकार या छूटों का उपयोग कर सकेगी। तो निजी कंपनी के लिए आवश्यक है वे अंतर नियमों में इन सब प्रतिबंधों का उल्लेख हो और उसके साथ निजी कंपनी द्वारा उनका पालन भी किया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, जो मैं इसमें लिख नहीं पाई हूँ बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखा जाना आवश्यक है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखा जाना आवश्यक है, बशर्ते कि ऐसी कंपनी की स्थापना धारा 8 के अधीन नहीं हुई हो। तो ये 6 विशेषता एक निजी कंपनी को परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए बहुत अच्छी है। आप इस विशेषता से समझ सकते हैं कि निजी कंपनी क्या है, निजी कंपनी में निजी कंपनी किस तरह की होती है। तो आप इस चैप्टर के अंदर इसकी मीनिंग और विशेषताओं से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी बुक के अंतर्गत अपने इसको देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।